हाँ, हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये कैसे और क्यों काम करता है। तो शुरुआत करते इंसान की शारीरिक क्षमताओं और लगन के बेहतरीन प्रदर्शन से। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। स्रोत के अनुसार हमारी पहली स्लाइड खेल जगत के नए कीर्तिमानों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? इसका जवाब है भारतीय सेना। भारतीय सेना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, किस टीम ने 67 वर्षों के बाद अपने पहले ही फाइनल में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? जवाब है जम्मू और कश्मीर। अरे वाह, 67 साल। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 3 है T20 विश्व कप में शतक बनाने वाले पहले कप्तान कौन बने? वो है हैरी ब्रूक। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अगर हम इन तीनों उपलब्धियों की कार्यप्रणाली को समझें तो बहुत कुछ साफ होता है। भारतीय सेना का विंटर गेम्स जीतना मतलब ये कोई संयोग नहीं है। हाँ, वो तो उनके अनुशासन का सीधा प्रतिबिंब है। एकदम। ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों में जहां ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होता है, वहां शरीर विज्ञान पूरी तरह से बदल जाता है। सेना के जवान लगातार कम ऑक्सीजन वाले माहौल में ट्रेनिंग करते हैं। उनके फेफड़ों की क्षमता एक आम एथलीट से कहीं ज्यादा होती है। ये तो बिल्कुल विज्ञान और अनुशासन का तालमेल है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 में जम्मू और कश्मीर का 67 साल बाद रणजी जीतना है ना, वो मुझे किसी हॉलीवुड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म से कम नहीं लगता। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब दशकों तक अस्थिरता के बीच रहने के बाद एक टीम का इस स्तर पर आकर जीतना, ये दिखाता है कि वहाँ खेल का बुनियादी ढांचा कितना मजबूत हुआ है। ये सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, ये एक गहरे मनोवैज्ञानिक लचीलेपन का प्रमाण है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। एक मानसिक दृढ़ता का विकास दिखता है यहाँ। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में हैरी ब्रूक की बात करें तो वो दर्शाता है कि आधुनिक क्रिकेट में डेटा एनालिटिक्स ने सब बदल दिया है। सही कहा। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्रोत के अनुसार इस स्लाइड में वैश्विक मंच पर वर्चस्व की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है कि लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए किस भारतीय टीम को नामांकित किया गया था? इसका उत्तर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। बहुत शानदार उपलब्धि है ये। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने 2026 में न्यूजीलैंड को हराकर कौन सा खिताब जीता? जवाब है ICC T20 विश्व कप। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता? उत्तर है जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल। और क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 500 अंतर्राष्ट्रीय विकेटों का कीर्तिमान स्थापित किया? जवाब है जसप्रीत बुमराह। बुमराह का 500 विकेट का आंकड़ा मतलब ये बायोमैकेनिक्स का एक अद्भुत उदाहरण है। उनकी गेंदबाजी एक्शन में जो एक्सटेंशन है वो उनके कंधों पर भारी दबाव डालता है। हाँ, उनका एक्शन काफी अलग है। बिल्कुल। इसके बावजूद इतनी लंबी अवधि तक तेज गेंदबाजी करना चिकित्सा विज्ञान और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की एक बड़ी जीत है। मैं बुमराह की इस जादुई उपलब्धि का पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 में महिला टीम का लॉरियस नामांकन है, क्या ये क्रिकेट की पिच से कहीं बड़ी उपलब्धि नहीं है? हाँ, आप सही कह रही हैं। मतलब बुमराह के विकेट से एक जादुई आंकड़ा है, लेकिन लॉरियस तो वैश्विक स्तर पर सभी खेलों को कवर करता है ना? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लॉरियस में नामांकन का अर्थ है कि टीम ने सिर्फ मैच नहीं जीते हैं, बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव पैदा किया है। महिला क्रिकेट अब केवल राष्ट्रीय गर्व नहीं, बल्कि एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। एकदम। और ये बदलाव बहुत जरूरी भी था। हाँ, और जो क्वेश्चन नंबर 6 में जॉर्ज रसल की फॉर्मूला 1 जीत है, वो भी तकनीक का चरम है। वो जीत केवल उनकी ड्राइविंग नहीं, बल्कि उन इंजीनियरों की भी जीत है जो गाड़ी के सेंसर और हवा के दबाव को नियंत्रित करते हैं। मशीन और इंसान का क्या गजब का तालमेल है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड पैरा स्पोर्ट्स के बारे में है। ठीक है। स्रोत के अनुसार क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस शहर ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की मेजबानी की? उत्तर है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? जवाब है जसप्रीत बुमराह। बुमराह फिर से? हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा किसने जीती? जवाब है सुमित अंतिल। और क्वेश्चन नंबर 12, इसी पैरा एथलेटिक्स की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर है भारत।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो नई दिल्ली में मेजबानी, जो क्वेश्चन नंबर 9 में है, जी। और क्वेश्चन नंबर 12 में भारत का पदक तालिका में शीर्ष पर रहना, ये साबित करता है कि भारत अब पैरा स्पोर्ट्स में एक महाशक्ति बन गया है। हाँ, और सुमित अंतिल की जो क्वेश्चन नंबर 11 में भाला फेंक की जीत है, उसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। वो कृत्रिम पैर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, जिसे प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। हाँ, तो जब कोई एथलीट भाला फेंकता है तो सारी ऊर्जा जमीन से पैरों के जरिए हाथ तक जाती है, जिसे काइनेटिक चेन कहते हैं। एक कृत्रिम पैर के साथ इसे संतुलित करना बहुत मुश्किल है। कार्बन फाइबर का ब्लेड स्प्रिंग की तरह काम करता है, तो बहुत ज्यादा कोर स्टेबिलिटी चाहिए होती है। एकदम सही। ये सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि भौतिकी का बेहतरीन इस्तेमाल है। बिल्कुल। तो खेल के मैदानों की इस ऊर्जा और भौतिकी की चर्चा से निकलकर अब हम उस वास्तविक भौतिक दुनिया और पर्यावरण की बात करेंगे जिस पर हमारा जीवन टिका है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। स्लाइड 4 में नदियों और जल संसाधनों का जिक्र है। स्रोत के अनुसार क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? उत्तर है मार्च 2026। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जो जलमार्ग है, क्वेश्चन नंबर 34 में, ये लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक बड़ा गेम चेंजर है। सड़क मार्ग से माल ढोने में बहुत जीवाश्मी ईंधन जलता है। हाँ, प्रदूषण भी होता है। बिल्कुल। वही माल जलमार्ग से ले जाने पर ईंधन की खपत कई गुना कम हो जाती है। ये सप्लाई चेन को सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और इसी बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाते हुए चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 5 विकास और प्रकृति के बीच के संतुलन की कहानी है। ये एक नाजुक संतुलन है। हाँ, स्रोत के अनुसार क्वेश्चन नंबर 36 है कि खोड़दा रोड बलांगीर रेलवे लाइन किस वन्यजीव अभयारण्य के समानांतर गुजरती है? उत्तर है बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 37 बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? जवाब है डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है? उत्तर है कोल्ले। ये जो क्वेश्चन नंबर 36 की रेलवे लाइन है ना, इसका वन्यजीव अभयारण्य के समानांतर गुजरना विकास और प्रकृति संरक्षण के बीच के उसी नाजुक संतुलन को दर्शाता है जिस पर नीतियां बन रही हैं। सही कहा। और मुझे क्वेश्चन नंबर 38 का ये डार्क स्काई पार्क वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। ये डार्क स्काई पार्क ऐसा है जैसे मतलब ब्रह्मांड के रहस्य देखने के लिए प्रकृति ने अपना खुद का सिनेमा घर खोल दिया हो। हाँ, बहुत ही सुंदर उपमा है ये। शहरों की कृत्रिम रोशनी ने रात के आसमान को पूरी तरह ढक दिया है ना, तो डार्क स्काई पार्क ये सुनिश्चित करता है कि रोशनी का स्तर न्यूनतम रहे। इसका फायदा सिर्फ खगोल विज्ञान को ही नहीं होता, बल्कि ये उन निशाचर जानवरों के लिए भी जरूरी है जिनका पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक रात के अंधेरे पर निर्भर करता है। एकदम सही। प्रकाश प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मुख्य हत्यारा है और कुल्ली में ये पार्क उस खतरे से निपटने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। संरक्षण की इसी कड़ी में चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 6 में स्रोत के अनुसार क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत कूनों में कितने चीते छोड़े गए? उत्तर है 9। 9 चीते। क्वेश्चन नंबर 40 नीलगिरी वुड पिजन किस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है? जवाब है पश्चिमी घाट। और क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के पहले रिवराइन लाइट हाउस का निर्माण किस नदी के किनारे किया जा रहा है? उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का दोबारा जिक्र आया है क्वेश्चन नंबर 34 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 41 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हाँ, नदियों के अंदर परिवहन बढ़ रहा है। बिल्कुल। आमतौर पे लाइट हाउस समुद्र के किनारे होते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदी में रेत के टीले रोज बदलते हैं। एक रिवराइन लाइट हाउस रडार तकनीक का उपयोग करके इन बदलते रास्तों का रियल टाइम डेटा जहाजों को भेजता है। ये अंतर्देशीय जल परिवहन के बुनियादी ढांचे में एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये तो सच में एक जबरदस्त तकनीक है। और चीतों की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, तो शीर्ष शिकारी को वापस लाना मतलब ये घास के मैदानों के पूरे खाद्य जाल को संतुलित करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ गिनती बढ़ाना नहीं है। सही बात है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 7 में क्वेश्चन नंबर 42 है कि डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में गौर की जनसंख्या कितनी है? उत्तर है 848। क्वेश्चन नंबर 43 है भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया था? जवाब है सिक्किम। सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 44
झील और वायु निगरानी पहल किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है गुजरात। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि दुनिया में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा है? जवाब है भारत। गौर की जनसंख्या का ये सटीक आंकड़ा जो क्वेश्चन नंबर 42 में है, ये दिखाता है कि कैसे कैमरा ट्रैप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वन्य जीवों की गणना की जा रही है। और गुजरात की निगरानी पहल में स्मार्ट सेंसर का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, तकनीक का पर्यावरण के लिए अच्छा इस्तेमाल है। लेकिन इन सारी तकनीकी और संरक्षण संबंधी सफलताओं के बीच अब एक ऐसी स्लाइड आ रही है जो बहुत ही गंभीर चेतावनी देती है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। पर्यावरण अनुभाग की स्लाइड 8 में क्वेश्चन नंबर 46 है। कालिंजर हिल किस स्थान पर स्थित है? उत्तर है बांदा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 47। मार्च 2026 में जारी किस प्रमुख पर्यावरणीय रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि 9 में से 7 ग्रहीय सीमाएं अब टूट चुके हैं? उत्तर है भारत की पर्यावरण स्थिति 2026 रिपोर्ट। ये बहुत ही चिंताजनक है। सच में। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक लुप्तप्राय शिकारी पक्षी के लिए कौन सी वैश्विक योजना अपनाई गई? जवाब है CMS COP 15 में अपनाई गई वैश्विक योजना। और क्वेश्चन नंबर 49 है, जीरो वेस्ट की ओर 20 शहर पहल में किस तटीय शहर को शामिल किया गया था? उत्तर है वर्कला, केरल। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 47 में 7 सीमाओं के टूटने की बात है, ये कितनी डरावनी है। एक तरफ हमारे पास वर्कला में जीरो वेस्ट जैसे शानदार मॉडल हैं जो क्वेश्चन नंबर 49 में है, जहां कचरे को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हम पर्यावरणीय विनाश के कगार पर हैं। क्या ये छोटे स्थानीय प्रयास इतने बड़े वैश्विक संकट को रोकने के लिए काफी होंगे? ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। यही विरोधाभास तो आज की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ हमारे पास शानदार पहल हैं, लेकिन जब तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम नहीं होता, तब तक ये सीमाएं हमें एक विनाशकारी भविष्य की ओर धकेलती रहेंगी। ये सच में सोचने वाली बात है। और हमारी भौगोलिक और पर्यावरणीय संपदा को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं और समुद्री तटों की सुरक्षा भी जरूरी है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी, हम रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर आ गए हैं। स्लाइड 9 में क्वेश्चन नंबर 51 है, INS अंजदीप का उपनाम क्या है? उत्तर है डॉल्फिन हंटर। क्वेश्चन नंबर 52, पहाड़ी अभियानों के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस के दस्ते का क्या नाम है? जवाब है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड। और क्वेश्चन नंबर 53 है, मार्च 2026 में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? उत्तर है BP सिंह। यहाँ जो डॉल्फिन हंटर हैं, क्वेश्चन नंबर 51, ये एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ जमीनी सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि समुद्र के भीतर की चुनौतियों के लिए भी अत्यधिक विशिष्ट ताकतें तैयार कर रहा है। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 52 में जो स्नो लेपर्ड दस्ता है, ये बिल्कुल अपने नाम जैसा लगता है ना। बर्फीले पहाड़ों में पूरी तरह अदृश्य और अपने लक्ष्य पर अचूक वार करने वाला। पहाड़ी युद्ध दुनिया में सबसे जटिल माना जाता है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारी गियर लेकर चलना ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और इन आधुनिक हथियारों के रखरखाव के लिए एक बेहतरीन सप्लाई चेन की जरूरत होती है, जिसकी जिम्मेदारी नौसेना आयुध महानिदेशालय की होती है, जो क्वेश्चन नंबर 53 में जिक्र किया गया है। सही कहा। रक्षा और सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए तकनीकी विकास अनिवार्य है। यही तकनीक हमारे भविष्य का निर्माण करती है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। का पहला सेमीकंडक्टर AMTP संयंत्र किसने स्थापित किया? जवाब है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। और क्वेश्चन नंबर 61 है कि डिजी लॉकर ढांचे की समीक्षा समिति के प्रमुख कौन है? उत्तर है अजय साहनी। यहाँ सेमीकंडक्टर का जिक्र क्वेश्चन नंबर 60 ये बहुत अहम है। सेमीकंडक्टर आधुनिक दुनिया का दिमाग है। फोन से लेकर कारों और रक्षा उपकरणों तक में ये इस्तेमाल होते हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 60 में इस सेमीकंडक्टर प्लांट का लगना कागजों पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये ATMP प्लांट है, यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। इसका विज्ञान बहुत बारीक होता है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का ये प्लांट भारत को तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक विशाल कदम है। हम सिर्फ कोड नहीं लिख रहे, हम हार्डवेयर भी बना रहे हैं। अच्छा, तो मतलब एक नाजुक सिलिकॉन वेफर को सटीकता से काटना और उसे मजबूत रेजिन में पैक करना जिससे वो सुरक्षित रहे, ये तो बहुत एडवांस्ड है। और साथ ही क्वेश्चन नंबर 59 का विषय विज्ञान में महिलाएं, ये सुनिश्चित कर रहा है
कि इस तकनीकी क्रांति में आधी आबादी की पूरी हिस्सेदारी हो। बिल्कुल, जैसे कि खेल में हमने महिला क्रिकेट टीम को देखा था। स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। एकदम। और अरेसानी के नेतृत्व में डिजिलॉकर की समीक्षा, क्वेश्चन नंबर 61, ये नागरिकों की डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अहम है। तो चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि कैसे हमने खेल के मैदानों से लेकर ब्रह्मपुत्र के लाइट हाउस तक और डॉल्फिन हंटर सबमरीन से लेकर सानंद के माइक्रोचिप्स तक का सफर तय किया। हाँ, सुमित अंतिल और बुमराह से लेकर डार्क स्काई पार्क तक। बिल्कुल, ये महज सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि 2026 में भारत और दुनिया की दिशा का एक स्पष्ट नक्शा है। सही बात है। और अंत में मैं सोचने के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने देखा कि हम डार्क स्काई पार्क और सेमीकंडक्टर प्लांट जैसी भविष्य की तकनीक में भारी निवेश कर रहे हैं। हम बहुत उन्नत हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि भारत की पर्यावरण स्थिति 2026 रिपोर्ट, जो क्वेश्चन नंबर 47 में थी, उसने चेतावनी दी कि हमारी 7 ग्रहीय सीमाएं टूट चुकी हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी तकनीकी प्रगति हमें इस पर्यावरणीय संकट से बचा पाएगी, या फिर हम महज एक नष्ट होते हुए ग्रह पर अपनी शानदार उपलब्धियों का रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पे हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा। बिना सुरक्षित ग्रह के हमारी कोई भी उपलब्धि मायने नहीं रखेगी। आज के लिए इस डीप डाइव में बस इतना ही।